जाबिर मोती वाला केस आखिर था क्या? जाबिर भाई का जो केस था वो शुरू तो इस तरह से हुआ था कि मुझे बुलाया गया। न्यूयॉर्क में एक ऑफिस है जो क्रिमिनल हैंडल करते हैं, यानी एफबीआई के जैसे ऑर्गेनाइज क्राइम भी होता है, वाइट कॉलर क्राइम डिवीजन, इसमें डिविजन्स होते हैं। एफबीआई एक ऑफिस नहीं है कि वो एक चीज हैंडल करता है, इट्स अ मिक्सचर ऑफ थिंग। सो जैसे वाइट कॉलर क्राइम डिवीजन है, ऑर्गेनाइज क्राइम है, गैंग यूनिट है, एंटी नार्कोटिक है, जो जो ड्रग्स को हैंडल करता है। तो मुझे एक ऑफिस में बुलाया गया जो ऑर्गेनाइज क्राइम को हैंडल करता है, टेररिज्म को हैंडल नहीं करता। मेरा ऑफिस जो है वो व्हाइट प्लेन्स में, वो अलग ऑफिस है। तो मुझे जब कॉल आया तो मैं काफ़ी हैरान था कि मैं तो क्रिमिनल केसेस नहीं करता, मैं तो सिर्फ टेररिज्म केसेस करता हूँ। 9/11 के बाद से मैंने सिर्फ और सिर्फ टेररिज्म केसेस किए हैं, मेरा तो कोई ताल्लुक नहीं है इस चीज़ से, क्रिमिनल से। और ये लोकली होते हैं ज़्यादातर, तो मेरा वैसे भी कोई इंटरेस्ट भी नहीं था। तो मुझे जब बुलाया गया तो मुझे थोड़ी सी हैरानी तो हुई इसमें कि पता नहीं क्यों। लेकिन जब मैं वहाँ गया तो बहुत सीनियर किस्म के जो एजेंट थे वहाँ, वो बैठे हुए थे जिन्होंने बहुत बड़े केसेस किए हैं, जिनको मैं, जारी बात है, एक सेम फील्ड में, यू नो देम। आई वाज सरप्राइज कि ये लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। मैंने उनको पहले एक साथ नहीं देखा था सारी शक्लों को। तो तब मुझे अंदाजा हो गया कि कोई बड़ा मसला है, पर स्टिल आई हैड टू आस्क। मैंने बोला यार मुझे, क्योंकि मुझे रिलीज चाहिए होती, मैं ऐसा जाके किसी के साथ भी कहीं भी काम तो नहीं शुरू कर सकता ना, कि मेरा जो बॉस है या मेरे जो बड़े हैं, दे हैव टू रिलीज मी टू डू दिस, यानी ऐसा होता है। यू कैन जस्ट स्टार्ट वर्किंग फॉर एनीबॉडी। तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा अगर आपके पास क्रिमिनल केस है कोई, तो मुझे शायद मेरा जेटीटीएफ रिलीज नहीं करेगी, क्योंकि मैं टेररिज्म केसेस, बोलता वी नो, वी वर वेरी अवेयर ऑफ इट, लेकिन आई थिंक दे विल, यू शुड कॉल योर बॉस। तो मैंने अपने बॉस को कॉल किया। तो मैंने कहा, कहता यू शुड लिसन टू देम व्हाट दे सेइंग, और इट्स समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट है। तो उस ऑफिस में उन्होंने पहला शुरू यहाँ से किया कि डी नो, पहले उन्होंने पूछना शुरू किया कि क्या तुम जानते हो दाऊद इब्राहिम, ये कौन सा ग्रुप है, या डी कंपनी, या इनके एफिलिएट्स क्या हैं। सुधारी बात है, मैं पाकिस्तान से हूँ, स्पीक द लैंग्वेज, तुम कितने वेयर अबाउट से कितना वाकिफ हो। मैंने बोला मैं पूरा वाकिफ। तो बोले कि हमारे पास एक रीजन वाई यू आर हेयर, तुम्हें बुलाने की वजह ये है कि ये ऑल दो कि ये एक टेररिज्म केस तो नहीं है, लेकिन ये इट्स अ वेरी डेंजरस सिचुएशन, क्योंकि द रीजन वी आर हैंडलिंग इट, ये ऑर्गेनाइज क्राइम है। ये दिस ऑर्गेनाइजेशन डी कंपनी है, वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एज ऑफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन्वेस्टिगेट नहीं हो रही है, बल्कि एज ऑर्गेनाइज क्राइम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, बट दे आर प्लॉटिंग। इनका प्लॉट है कि यहाँ पर न्यूयॉर्क में कोई जो न्यूक्लियर डर्टी डिवाइस कहते हैं, छोटा डर्टी डिवाइस होती है, दे विल डू, हमारे पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं कि दे विल डू अटैक हियर, न्यूयॉर्क में करेंगे। और वो आपकी जो है वो आईएसआई या आपका जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, उनके साथ मिलकर ये कोलैबोरेट करके विद उनके साथ मिलकर ये होगा। तो मैं हंसने लगा, मैंने कहा ये पहले इंडिया में न्यूक्लियर तो नहीं, पर ये दिस सेम स्टोरी ऑलरेडी हैपन इंडिया में, कि वो आपके इल्जाम ये था कि allegedly के डी कंपनी ने वहाँ वो अटैक किया जी 26/11, वो बाबरी मस्जिद, वो रिटेलिएशन सारा। तो मैंने बोला ये स्टोरी ऑलरेडी आई नो के इट्स ऑलरेडी, बोलता या सिमिलर थिंग, बट वी हैव इंटेलिजेंस के दे विल डू समथिंग लाइक दिस हियर sooner or later. That's the reason you are here, and that's the reason we want you to work this case. Um, I listened to them. रिपोर्ट्स भी देखी उस वक्त तक वो एफएटीएफ या कोई न्यूक्लियर किसी चीज़ का, अपनी पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स का कोई जिक्र नहीं था। ये पाकिस्तान के खिलाफ बात नहीं थी, एक इंडिविजुअल के खिलाफ बात कर रहे थे, जाबिर भाई के खिलाफ। और मैं जाबिर भाई को पहले से जानता तो था नहीं, तो मेरे लिए बहुत कोई बड़ी बात नहीं। तो कैसे, श्योर आई विल हेल्प आउट, क्योंकि सो उन्होंने मुझे बताया कि समहाउ वी आर अरेंजिंग के जाबिर मोतीवाला जो है वो न्यू जर्सी आ रहे हैं। आतिफ असलम का कॉन्सर्ट हो रहा था वहाँ पे, तो वो उसमें आ रहे हैं वहाँ पर मिलने के लिए कुछ लोगों को, या आर्ट कॉन्सर्ट में भी होंगे। तो वील इंट्रोड्यूस, हमारा एक आदमी आपको इंट्रोड्यूस करा देगा, देन यू विल टेक इट फ्रॉम देयर। तो जब मैं जाबिर भाई को वहाँ उस वेन्यू में मिला, वो ट्रम्प ताज कैसीनो है न्यू जर्सी के अंदर, वहाँ आतिफ असलम का कॉन्सर्ट में उनको मिला। तो एज किसी ने इंट्रोड्यूस कराया मुझे, उनका एक और अंडर कवर था जो शायद जिसने बुलवाया था उनको, किसी और, आई डोंट नो क्या लूप था। तो बहरहाल इंट्रोड्यूस में जाबिर भाई, तो मुझे उस वक्त पता चला, मतलब ये जाबिर भाई से मिल गया, दोस्ती हो गई। कराची के रेफरेंस निकल आए, कुछ और थाईलैंड के रेफरेंस थे, वी न्यू, हम कॉमन लोगों को जानते हैं, वी हैव कॉमन फ्रेंड्स, या वी नो कॉमन गाइस। तो एक आसानी से शुरू हो जाता है, पाकिस्तानी पाकिस्तानी को मिलता है। तो एंड आई होस्ट हिम देयर। उसके बाद आई टू केयर ऑफ हिम, के उनको होस्ट किया वहाँ पे, आई टू केयर ऑफ हिम। उसी वहीं ट्रम्प ताज में ठहरे हुए थे, मैं भी वहीं ठहरा हुआ था। मैंने उनको ये बात नहीं बताया, उन्होंने पूछा तुम क्या करते हो, तो उनको अंदाजा तो हो गया था कि ये क्रिमिनल पास्ट बैकग्राउंड है, क्योंकि उनको कराची की हरकतें हैं शायद। जब एक वैसे भी आई स्ट्रीट आई क्यू एक आदमी, अब गधा तो नहीं है वो, ही बिजनेसमैन, ही न्यू कि हैव सम पास्ट। तो जब उनको थोड़ा सा आइडिया तो था, मैंने बताया कि मैं यहाँ जो है वो लॉजिस्टिक करता हूँ, रशियन माफिया के साथ करता हूँ काम। सो आई हैंडल लॉट ऑफ द लॉजिस्टिक फॉर रशियन माफिया।
and we how we that's how we carry ourselves as well. तो इसमें कोई स्टोरी सॉलिड। तो उनको यकीन भी हो गया और उन्होंने फिर डीलिंग भी करना शुरू कर दी। उन्होंने पाकिस्तान बुलाया भी, जब भी ना अब आप, और ये तरीका भी होता है, आप किसी को मिलते हैं परदेसी, यानी परदेश में जब किसी को मिलते हैं, यार पाकिस्तान में कोई काम हो तो मुझे बताना, सेम थिंग, ही डिड द सेम थिंग, नथिंग आउट ऑफ ऑर्डिनरी। अमेरिकन के लिए होती है, लेकिन हम लोगों के लिए तो शायद वो पार्ट ऑफ कल्चर एंड कस्टम भी है कि जब अगर कोई, मैं पाकिस्तान में किसी को मिलता है, यार अमेरिका में काम हो, मैं फ्लोरिडा में हूं, बताना यार, सेम थिंग ही डिड। सो अब जब वो सारी चीज सर्वेलेंस में थी, जाहिर बात रिकॉर्ड हो रही थी, डिफरेंट एंगल से डिफरेंट जगह से रिकॉर्ड कर रहे थे, वो ऑल अराउंड इट। मेरा ख्याल है 25 या 30 एजेंट्स होंगे जो सर्वेल कर रहे थे उसको, हमारी हर मूवमेंट को। हम बाहर भी जा रहे हैं, कसीनो में भी हैं, कॉन्सर्ट में हैं, या बाहर रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, वाज ऑल मॉनिटर्ड। तो उन्होंने सारी ऑडियो, ऑफ कोर्स उन्होंने फिर रिप्ले की ऑडियो मेरी, तो दे स्टार्ट हगिंग मी एंड हाई फाइव किया, वी गॉट हिम। तो उस दिन मुझे पता चला कि ये 2 साल से ये केस ओपन है और 2 साल से ब्रेक थ्रू नहीं हो रहा था। तो दे ब्रॉट मी इन, किसी ने रिकमेंड किया होगा, कोई अंडरकवर जो मेरे साथ काम कर चुका है कि वी नो पाकिस्तानी गाय इज गुड एट इट। तो दे ब्रॉट मी इन 2 साल तक, जब वो नहीं ब्रेक थ्रू कर सके थे, दे ब्रॉट मी इन फॉर द केस। तो उसके बाद वो मुझे लेके आए इस केस में, दैट्स हाउ इट स्टार्टेड, जाबिर मोतीवाला। एंड उसके बाद फिर कुछ सिर्फ ये जाबिर मोतीवाला ऑफ कोर्स नहीं थे, दे न्यू द होल, दे वांटेड टू नो द होल नेटवर्क, जो अमेरिका में नेटवर्क ऑपरेट करता है डी कंपनी का। यानी इसमें जो हवाले वाले लोग हैं शिकागो में या कैलिफोर्निया में या ह्यूस्टन में, न्यूयॉर्क में, हर जगह, तो दे हैड टारगेट्स ऑल अराउंड इट। दूसरा कि आई थिंक वो जो उनको ये भी था कि दाऊद दाऊद भाई के जो जो यहाँ इंडिया से कॉन्सर्ट आते हैं, या वो सलमान खान का, शाहरुख खान, या ये जो सिंगर्स आते हैं, श्रेया घोषाल, जो XYZ, तो वो डी का जो जो उनका मेन कॉन्ट्रैक्टर या जो मेन प्रमोटर होता है, वो समहाउ लिंक विद डी कंपनी। तो वो उसको भी मॉनिटर कर रहे थे। या ऑल्सो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, राहत फतेह अली खान was monitored as well. I met him, मैं उनको न्यूयॉर्क में मिला था। उनका जो मेन प्रोमोटर सलमान was under investigation, वो डी कंपनी के लिंक में, उसको भी इन्वेस्टिगेट करते फॉर मनी लॉन्ड्रिंग। सो आई मेट हिम एज वेल। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो स्टार्ट होना शुरू हो गए अमेरिका में। आई वॉज अ स्मॉल पार्ट ऑफ इट, क्योंकि मैं सिर्फ मेरी जो कंसंट्रेशन थी वो जाबिर भाई और आगे के जो लोग हैं, दाऊद इब्राहिम और उनके साथ जो एफिलिएशन है, मेरा काम लोकल लोगों को देखना नहीं था। दो अदर एजेंट्स थे जो जो और वो इनको इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, जो दूसरे मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह के एस्पेक्ट को। सो उसके बाद मैं पाकिस्तान किया, ऑफ कोर्स जाबिर भाई के इनवाइट पर ही पाकिस्तान गया, मैं उनको वहाँ मिला। एंड आई आस्क हिम कि भाई मुझे बोले कि क्या काम है, कोई मेरे लायक खिदमत हो। तो आई टोल्ड हिम कि मैं मनी लॉन्डर करना चाह रहा हूँ, मेरे पास कैश होता है रशियन माफिया का। तो उन्होंने जैसे कैजुअली, अगर एक पाकिस्तानी दूसरे पाकिस्तानी को मिलता है, यार आई लेट यू नो, मेरा कोई जानने वाला हुआ तो मैं बता दूंगा, ऑफ कोर्स। सो ही पॉइंट मी टू द डायरेक्शन। लेकिन अमेरिका में कॉन्स्पेरेसी लॉ ऐसा होता है कि अगर मैं आपके पास आऊँ और आपको बोलूँ कि भजन मुझे गन खरीदनी है, और आप मुझे बोलें कि हाँ आई नो अ पर्सन, तो आप कॉन्स्पेरेसी में अंदर हो जाएंगे। उसी वो तो जिससे मैंने खरीदी है वो तो जाएगा ही जाएगा। आप इक्वली सेम चार्ज में भी अंदर होंगे, क्योंकि अगर आप ना होते तो मैं मुझे गन ना मिलती। तो ये दुनिया में एक कम मुल्क है जिनमें कॉन्स्पेरेसी लॉ है। अमेरिका उसमें से एक है। यूरोप में नहीं होता कॉन्स्पेरेसी लॉ, अमेरिका में होता है। सो आप कॉन्स्पेरेसी लॉ में, अब जहां जहां चीजें मैं जाबिर भाई से पूछ रहा हूँ कि मैं मनी लॉन्ड्रिंग कर, बोले इससे कर लो, मुझे हवाला करना है इससे कर लो, या मुझे गन खरीदने इससे खरीद लो। तो वो जैसे जैसे अपनी, वो आउट ऑफ गुडनेस ऑफ हिज हार्ट मुझे पॉइंट कर रहे हैं, और लेकिन उनको ये नहीं पता कि वो उस लूप में, केस में आते जा रहे हैं कॉन्स्पेरेसी क्राइम के अंदर, फॉर ड्रग स्मगलिंग या मनी लॉन्ड्रिंग, या जो सारी भी जितने भी क्राइम हमने वहां पे प्लान या प्लान किए या किए, एग्जीक्यूट भी किया। जैसे मैंने मनी लॉन्ड्रिंग, ऑफ कोर्स उन लोगों के साथ मैंने लॉन्ड्रिंग करना शुरू कर दी, मैं हवाला मनी बेचा था, या कुछ अकाउंटों में पैसे जाते थे, तो वो जाबिर भाई वाज गेटिंग चार्ज, उनको उन पे मिलियंस ऑफ डॉलर का, जो उनको पता भी नहीं बेचारे को, और उन पे जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग का चार्ज भी लग गया, गन स्मगलिंग का चार्ज भी लग गया। बट दैट वाज द गोल बैक देन। सो दैट्स व्हाट आई डिड। एंड उसके बाद वो ये चाह रहे थे कि हाउ डू आई सी ISI अराउंड दैट सर्कल, जो जाबिर भाई का सर्कल है, उसमें मिलिट्री इंटेलिजेंस के कितने लोग हैं, इंटीरियर इंटेलिजेंस के कितने लोग हैं, लॉ एनफोर्समेंट कितने लोग हैं, पाकिस्तानी पॉलिटिशियन कौन कौन से हैं, पाकिस्तान गवर्नमेंट के कितने लोग हैं। सो दे वांटेड टू नो एवरीथिंग, एवरी बिट एंड डिटेल्स ऑफ। उनका ज्यादा इंटरेस्ट, जब ये ज्यादा इंटरेस्ट उनका आर्मी ISI की तरफ या ये इस तरफ हुआ, तो मुझे थोड़ा सा अंदाजा तो शुरू हो गया कि इट्स मोर बिगर देन व्हाट आई थॉट इट वाज, कि ये लोग जो हैं। फिर देन आई फाइंड आउट कि ये केस दुबई में, थाईलैंड में, मलेशिया में, इंडिया में, ऑफ कोर्स सब जगह ओपन है। ये एक ही केस है, और इसकी ब्रांचेस जो है, इट्स द बिगेस्ट केस इन द हिस्ट्री ऑफ अमेरिका की, जो है FBI की हिस्ट्री का सबसे बड़ा केस जो था, ये जो इंटरनेशनली पूरी दुनिया में सिमल्टेनियसली, साउथ अफ्रीका में
कंटिन्यूसली केनिया में सिमेंटेनियसली चल रहा है। कामरान फरीदी, ये बताइएगा कि आपको अरेस्ट कैसे किया? टर्निंग पॉइंट से बताता हूँ आपको, देन विल कम ऑन अरेस्ट। तो जब मुझे अंदाजा हो गया कि ये केस असल में पाकिस्तान गवर्नमेंट के खिलाफ है, ऑफ कोर्स हमारी मीटिंग्स होती थी इसमें क्या होता है कि एफबीआई जब आप केस कर रहे होते हैं तो उसकी एक होती है ब्रीफिंग, होती है डीब्रीफिंग। वट एवर यू डू यू हैव टू कम बैक इन ब्रीफ। वो यूएस अटर्नी ऑफिस के आप जाते हैं, यूएस अटर्नी बैठा होता है, उसके अलावा आपके एनालिस्ट बैठे हुए होते हैं, एजेंट्स बैठे हुए होते हैं, आप आते हैं। देन यू हैव टू, जैसे मैं अगर 1 महीना या 6 महीना या रहा हूँ, 6 महीना में मैंने क्या किया, वो उनके पास ऑडियो रिकॉर्डिंग्स तो होती हैं ऑफ कोर्स, जितनी सर्विलेंस, लेकिन यू हैव टू गो ब्रीफ देम। आपको कई दिन तक चलती है वो, कभी कभी तो कभी कभी 5 5 6 6 दिन चलती है, सुबह से लेकर रात तक। यू हैव टू स्टैंड अप एंड यू हैव टू एक्सप्लेन कि मैंने इससे मिला, इससे यूं मिला था, इसकी वजह मिलने की ये थी क्योंकि इसका लिंक इसके साथ है, एंड देन ही बिलोंग्स टू दिस ऑर्गेनाइजेशन। सो उसकी डीब्रीफिंग करने के वक्त जब मुझे अंदाजा हो गया था कि ये बहुत पाकिस्तान, यानी ये जाबिर मोतीवाला से ज्यादा इट बिलोंग टू पाकिस्तान गवर्नमेंट, उनके खिलाफ ज्यादा है ये। वो टर्निंग पॉइंट था मेरा, क्योंकि मैं पाकिस्तान गवर्नमेंट के खिलाफ तो मैंने कभी साइन अप नहीं किया था कुछ करने के लिए। आपको कैसे कंफर्म हुआ कि ये रॉ की प्लानिंग थी? मुझे कंफर्म जब हुआ, जब मैं फाइनल ब्रीफिंग के लिए, जब मैं न्यूयॉर्क जब मैं आया। फाइनल ब्रीफिंग ये होती है कि आपको एक ग्रैंड जूरी होती है, जो दो दो हेयरिंग होती हैं जब इतने बड़े केसेस की। दो हेयरिंग होती है, दो तरीके से होता है। एक होती है कि यूएस गवर्नमेंट ये होती है, वो ग्रैंड जूरी हेयरिंग होती है, उसमें आप ग्रैंड जूरी के सामने पेश होते हैं, यू ब्रिंग ऑल द प्रूफ्स, इनफैक्ट आप बताते हैं कि दिस इज द आई एम द गाय एंड आई डिड दिस एंड यारी यारी, या जो जो पूरी कहानी होती है। सो उससे पहले एक ब्रीफिंग होती है। वो ब्रीफिंग ये होती है कि उसमें आपको वो सारे जो आपके एविडेंस या सारी रिकॉर्डिंग्स होती हैं, दैट गो वन यूएस अटॉर्नी ऑफिस करता ही है। तो उसको लिसनिंग सुनने के लिए एफएटीएफ के 2 लोग बैठे हुए थे वहाँ पर, जो कि डिफरेंट लग रहे थे। यूजुअली डोंट आस्क क्वेश्चन कि कौन लोग हैं, तो बट दे फाइनली आए। मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगा कि ये 2 लोग हैं जो एजेंट तो नहीं हैं ये, एंड दे ड्रेस डिफरेंटली देन व्हाट वी ड्रेस लाइक। तो हमें थोड़ा सा अंदाजा हो जाता है देख के कि दे आर नॉट, दे डोंट लुक लाइक, दे लुक लाइक बैंकर्स। सो आई आस्क हिम हु दिस गाइज आर। उन्होंने बताया कि ये एफएटीएफ से आए हुए हैं। तो मैंने बोला ये व्हाट, कि ये लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? तो उन्होंने बताया कि ये जो है वो देर इंटरेस्टेड इन, देर इन्वेस्टिगेटिंग कि पाकिस्तान एफएटीएफ के अंदर आपको पता। मैंने बोला हाँ, आई नो ऑल दैट, कि वो तो हो तो रहा है, मतलब इनका क्या काम है यहाँ पर, व्हाट दे डूइंग इन दिस मीटिंग। तो बोलना क्या कि अगर पाकिस्तान टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को हार्बर कर रहा है या टेररिस्टों को हार्बर कर रहा है या समहाउ दे सपोर्टिंग इट, सच एज हु। तो बोलते हैं कि सच एज डी कंपनी। मैंने इनिशियली तो आपने मुझे बोला था कि डी कंपनी को ऑर्गेनाइज क्राइम बोलते हैं, या ऑर्गेनाइज क्राइम कमिटिंग अ टेररिस्ट एक्ट इज बिकमिंग अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। सो नंबर 2, हाफिज सईद, लश्कर तैयबा, हरकतुल मुजाहिदीन एक्सेट्रा, जो कश्मीर में काम करती हैं, दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय पाकिस्तान। सो दिस जेंटलमैन इज द वन हु टेक दैट ऑल इन कंसिडरेशन, कि ये लोग हैं जिनका काम है। तो फिर मैं उस वक्त तो थोड़ा सा क्या बहुत परेशान हो गया कि अब ये मामला जो है वो उस तरफ जा रहा है जो मैं करना नहीं चाहता। ये मेरा, ये दिस इज नॉट आई साइन अप फॉर, आई साइन अप फॉर समथिंग डिफरेंट। अलकायदा, वो लोग, बहुत से लोगों को शायद यहाँ नहीं पता, मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूँ, 5 मिनट में आपको लूंगा। जब आप एक किसी के साथ रहते हैं, मिसाल के तौर पे मैं अलकायदा का अबू फरज के साथ रहा, उसको ड्रोन मेट किया, वो बहुत, उसका काम क्या था, वो लोगों को मारने की साजिश करता था। बेगुनाह लोग, मार्केट में बम फट रहा है या किसी मॉल में बम फट रहा है या किसी किसी सबवे के अंदर धमाका हो रहा है, तो बच्चों की लाशें मैंने देखी हुई है, मैंने उठाई हैं बच्चों की लाशें। मेरे कपड़ों खून में कई दफ़ा भरे हैं। मुझे पता है कि क्या होता है जब औरतें और चीख रही हैं, और वो मैं उसके हक में नहीं हूँ। हो सकता है इनमें से आप यहाँ पे आप सामिन में से कुछ लोग उसका फेवर करते हैं, आई डोंट लाइक इट। मुझसे नहीं बर्दाश्त होता कि कोई, तो मुझे कोई, उस मेरे दिल में रहम नहीं आया कभी ऐसे आदमी के जो जो बेगुनाह लोगों को मार्केटों में बम फाड़ता है या सबवे में फाड़ता है। पर देन आई स्टे विद जाबिर मोतीवाला, ही वाज नॉट, वो टेररिस्ट तो नहीं, वो तो बिजनेसमैन है, इज अ नॉर्मल गाय। उसके साथ दिन रात गुजार रहे हैं, उनके दोस्तों के साथ कोई हंस रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, तो इट्स अ नॉर्मल थिंग। तो ये तो पूरा झूठ हो गया ना। तो आई एम नॉट विद लाई, मेरा काम ये तो नहीं है कि मैं किसी को और मैं जानता हूँ उसकी भी फैमिली, उसके बच्चे हैं। अगर मैं आई गो ऑन विद दिस थिंग, उसकी फैमिली पे क्या गुजरेगी आगे, उसके बच्चों के साथ क्या होगा। ये तो कोई किसी को मारने की साजिश नहीं कर रहा है। इसने क्या किया, अगर इनके ख्याल में वो कोई हवाला करता है तो दैट इज नॉट अ हार्मफुल थिंग। हवाला इज हवाला, उसमें क्या हो गया। खैर, कम बैक टू द मेन, के वो जो एफएटीएफ के बाद रॉ का इन्वॉल्वमेंट, उसका भी मुझे पता चला कि आई सॉ द, जो इंडियन लीगेट है वहां पर जो आया हुआ एम्बेसी से, इंडियन एम्बेसी से आया हुआ था, आई नो हिम, आई नो हु द गाय इज। एंड उसको मैंने पहली दफा उस केस में, आई नो ए फर्स्ट एक ही है हमारा। तो उसको मैंने जब देखा तो मुझे, वो मीटिंग रूम में, तो मुझे ये भी हुआ, मैंने कहा ये क्या कर रहा है, तो बोला ये, उस वक्त मैं बाहर निकल गया था, देन माय बॉस कॉल मी इन।
तो मैंने बोला आई आई कैन, मैं ब्रीफ नहीं कर सकता इसके सामने। तो बोलता है कि यार ये जो है सारी इंटेल जो हमारे पास मेनली आई है वो रॉ की तरफ से इंटेल शेयर हुई है, एंड दिस इज व्हाट वी वर्किंग विद। तो मैंने बोला व्हाई डिडंट यू टेल मी दिस बिफोर? बोलता है कि इफ यू वुड हैव टोल्ड यू दैट बिफोर यू वुड हैव नॉट एग्री टू डू इट। मैंने बोला ऑफ कोर्स आई वुड, तो तुमने मुझे झूठ बोला। सो वो मेरा एक लड़ाई झगड़ा टर्निंग पॉइंट, गालम गलोच, उस वक्त मैंने बोला मैं तो आई कैंट गो ऑन विद दिस थिंग। एंड आई मैं वो इंटेलिजेंस कमेटी के सामने ब्रीफिंग को सामने मैंने रिफ्यूज़ कर दिया कि मैं नहीं टेस्टिफाई करूँगा। और वो करने के बाद मैं सीधा पहुंच गया। तो सेकंड उनका इरादा ये हुआ कि इन्होंने प्लान ये किया हुआ था कि जाबिर मोतीवाला से क्या करेंगे कि जाबिर मोतीवाला जब लंदन में है तो उनको अमेरिका लेके आएंगे। और अमेरिका में ज़ाहिर बात है जब उनको ये सारे जो उनके जो चार्जेस हैं कंस्पिरेसी में, मिसाल के तौर पर या तो ड्रग स्मगलिंग है या मनी लॉन्ड्रिंग है या हवाला है या जो भी चीज़ें हैं, तो वो उसका जो मैक्सिमम सेंटेंस बनता है मिनिमम, मेरा ख्याल मिनिमम 30 years टू लाइफ बनता है, यानी 30 साल से लाइफ सेंटेंस। तो वो जब जाबिर भाई को जाके वो यहाँ ला के उनको फिर ऑफर देंगे कि भाई मैं तो हट गया हूँ, तो देन जाबिर मोतीवाला को बोलेंगे भाई अब तुम्हारे पर 30 साल या लाइफ सेंटेंस है। अब उसके पास क्या चॉइस होगी? किसी को अमेरिकन जेल में मैंने देखा है भाई 5-5 दिन में आदमी, बड़े बड़े जो जिगर वाले होते हैं वो रोना शुरू कर देते हैं। इट्स नॉट एन ईजी थिंग टू डू, अमेरिकन प्रिजन मजाक नहीं है, मैक्सिमम सिक्योरिटी खास तौर पे। तो जब वो जाबिर भाई को लेके आएंगे यहाँ पर, उनके खिलाफ उनके सामने ये चीज़ें रखेंगे कि आपके 30 साल की सजा या लाइफ सेंटेंस है, तो आई एम प्रीटी श्योर कि वो आई मीन यू यू हैव टू डू इट। आप मना तो नहीं कर सकते, उसका क्या करोगे? जिंदगी भर के लिए आइसोलेशन में चले जाओगे? इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। और दूसरी बात बता दूं, पाकिस्तानी की शेल्फ लाइफ जेल के अंदर 3 से 5 साल अगर उसने निकाल लिया जिंदा तो बहुत बड़ी बात है, इससे ज्यादा नहीं जी सकता वो, नो वे। या तो पागल हो जाएगा या वो मारा जाएगा, उसको या रेप करेंगे। जेल के अंदर बहुत रेप होता है, वो खास तौर पे आपको बदला तंग करने के लिए इस जगह रखते हैं जहाँ यू गेट रेप्ड। तो वो दूसरे गैंग आपको रेप करेंगे, अपना पाकिस्तानी तो और नहीं है जो आपको बैक करेंगे, स्पेनिश तो हजारों हैं, काले तो हजारों हैं यहाँ। सो उस वक्त फिर मैंने 70% काम तो हो गया है। अब जाबिर जब यहाँ पे आ गए तो फिर वी डोंट नो कि वो क्या करेंगे या क्या करेंगे, तो आई हैव टू प्रोटेक्ट दैट इंटरेस्ट कि वो यहाँ पे ना आए। और मुझे पता नहीं था वो कैसे करना है क्योंकि मैंने ये कभी किया नहीं पहले, मैंने पकड़ा जरूर है, छोड़ा कभी नहीं। देन आई हैव टू कांटेक्ट, मैंने जाबिर भाई के फैमिली को कांटेक्ट किया पाकिस्तान, उनके दोस्तों को, फैमिली को कांटेक्ट किया। मुझे कम रिस्पांस मिला वहाँ से, बहुत मुश्किल रिस्पांस है, पर फाइनली किसी ने मुझे रेफर किया। उनके लॉयर जो थे लंदन में, दीपक नाम है उनका, ही दे कॉल हिम द डेविल्स एडवोकेट। तो दीपक को अच्छे लॉयर हैं and, बहुत समझदार। फिर मैंने दीपक को कांटेक्ट किया और दीपक को वैसे भी यकीन नहीं आ रहा था कि इट्स मी। तो मैं उनको काफ़ी यकीन दहानी कराई, वीडियो करके ऑन करके दिखाया, आईडी दिखाई अपनी क्या। तो मैंने कहा तुम क्यों कर रहे हो ये? मैंने बोला मैं इस वजह से कर रहा हूँ कि इट्स नॉट अबाउट हिम, इट्स अबाउट द कंट्री। तो बोलते हैं कि तुम्हें, इन ही स्टार्टेड सिंपैथेटिक, वो मुझे बल्कि कह रहे थे कि यू शुडंट डू इट, एंड ही वाज सेइंग कि यार तुम्हें पता है तुम्हारी लाइफ जो है, यू कुड गो टू जेल फॉर एवर, और यू गोना बी इन डेंजर। मैंने बोला अभी तो है जो है वो करना है करना है। तो खैर मैंने उनको वीडियो रिकॉर्डिंग एक बयान करवाया जिसमें मैंने सारी चीज़ें जो थी उनको समझाई। जब उन्होंने उसको सुना, उनको कुछ तो आइडिया था लेकिन 100% चीज़ों की खबर उनको भी नहीं थी, क्योंकि उनके पास खाली वो रिपोर्ट थी जो एफबीआई ने शेयर की थी ब्रिटिश के साथ। तो जो अदर चीज़ मैं इन्वेस्टिगेट कर चुका हूँ वो तो बाद में आनी थी, यानी वो फेज टू था जब जाबिर भाई यहाँ पर आ जाएं। वो ब्रिटेन को नहीं बताना चाहते थे कि वी हैड हिम फॉर टेररिज्म, उन्होंने सिर्फ उसको हेरोइन स्मगलिंग के बारे में बताया था या वो मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में बताया था। तो दीपक ने जब ये ब्रिटिश गवर्नमेंट को उन्होंने दिखाया ये सारी चीजें, तो उन्होंने कहा कि यार इससे मसला मुझे लगता है हल नहीं होगा, यू हैव टू कम टू लंदन टू टेस्टिफाई। आपको लंदन में कोर्ट में आके टेस्टिफाई करना पड़ेगा अंडर ओथ ये सारी चीजें। लेकिन उसमें मसला ये है कि आप यहाँ से डायरेक्ट तो नहीं आ सकते, आप मियामी जाइए और मियामी से एक फ्लाइट लेके प्लीज कम टू लंदन। तो मैंने उसी दिन यानी फ्लाइट बुक नहीं की बल्कि मैं एयरपोर्ट पहुंचा, और एयरपोर्ट जाने के बाद मैंने एक फ़्लाइट बुक की नॉर्वेजियन एयरलाइन के लंदन के लिए। और उसको मुझे जाके लंदन जाके उनको कॉल करना था वहाँ पे कि जाबिर भाई के वकील को उनको कॉल करना था कि मैं पहुँच गया हूँ एयरपोर्ट। तो वो फिर वी हैड अ मीटिंग। जब मैं लंदन पहुँचा तो मुझे एयरपोर्ट से अरेस्ट कर लिया। एफबीआई भी थी वहाँ पे, MI6 भी थी, वो सारे खड़े हुए थे, दे वर वेटिंग फॉर मी। तो उन्होंने मुझे लेके एक स्मॉल सेल जो होता है वहाँ पे एयरपोर्ट में, होल्डिंग सेल जिसको कहते हैं, उन्होंने मुझे उसमें डाल दिया। वहाँ फ़ोन एक्सेस तो नहीं था। मेरी वाइफ मेरे साथ थी क्योंकि उसने उसने कहा था कि अगर इन केस तुम्हें कुछ हो जाता तो आई वुड हैव नोन, कि मैं कैसे पता कर, हाउ वुड आई टेल, किसी को पता ही नहीं होगा कि दे टुक यू। तो दीपक एयरपोर्ट पे आए और एयरपोर्ट पे दीपक उन्होंने कहा कि हमारे पास
फरीदी कस्टडी में नहीं है, हमने उसको छोड़ दिया, आप जाके देखो शायद वो होटल चला गया होगा। मेरी वाइफ को भी उन्होंने झूठ बोला, जो कि इट्स नॉट लीगल टू डू समथिंग लाइक दैट ना। और दूसरा बात, दे हैड टू गिव मी फोन एक्सेस, उनको पता था मैं कॉल कर दूंगा, बता दूंगा कि मैं गोना बी बिग ट्रबल। सो उन्होंने टू प्रिवेंट मी टेस्टिफाइंग फ्रॉम ब्रिटिश कोर्ट, उन्होंने मुझे अरेस्ट करके उसी दिन, सेम दिन, सेम 4 घंटे या 5 घंटे के बाद, और नॉर्वेजियन एयरवेज में मुझे वापस JFK की फ्लाइट में उन्होंने मुझे बिठा दिया। JFK में उस वक्त भी मैं हैंडकफ भी थे, पैरों में भी बेड़ियां थी, पूरा चेन था ऊपर से नीचे तक, जैसे कोई टेररिस्ट पकड़ते हैं। तो अगर जब मैं एयरपोर्ट से गुजरा, बच्चे भी देख देख के डर रहे थे कि पता नहीं क्या चीज जा रही है, वो लगा के उन्होंने मुझे, जस्ट टू मेक एग्जांपल आउट ऑफ मी, या वो गुस्से में, रिटेलिएशन में, दे ब्रॉट मी टू न्यूयॉर्क। और जो मुझे, मैंने पूछा कि मुझ पर चार्ज क्या है, तो मुझे अरेस्ट तो कर लिया, टू गिव मी अ चार्ज। बोलते हैं वी डोंट हैव अ चार्ज अगेंस्ट यू, यू आर ऑन नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट, व्हिच इज अ वेरी सीरियस थिंग। नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट में आपके पास राइट्स नहीं रह जाते, अगर आप डिक्लेयर एडिंग एंड अबाइडिंग अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, वो नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट में आता है। सो दे वर चार्जिंग मी विद नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट। तो मैं थोड़ा सा डर भी लगा, मैंने अल्लाह मालिक, अब तो जो हो गया वो हो गया। उन्होंने मुझे फिर इंटेरोगेट किया वहाँ पर, आई डिडंट आंसर एनी क्वेश्चन, जाहिर बात है मेरे उस वक्त हक में नहीं था। उसके मेरा ख्याल है 3 या 4 दिन या एक हफ्ते के बाद शायद मुझे पहली फ़ोन कॉल मिली है। तो वो फ़ोन कॉल मैंने वाइफ को किया, और फिर अपनी वाइफ को मैंने कहा कि, इंग्लिश में बात करता हूँ वाइफ से, क्योंकि मेरी फ़ोन ऑफ कोर्स सर्वेलेंस पे था, रिकॉर्ड करते हैं जेल से, हर कॉल मॉनिटर होती है। तो एक कोड मैंने अपनी वाइफ को कहा कि वो रिकॉर्डर ऑन कर दो, एक हमारे दरमियान एक कोड है कि इन केस समथिंग हैपन तो उसको रिकॉर्ड कर लेना कि माई लाइफ इन डेंजर। तो मैंने अपनी वाइफ को कहा कि वो रिकॉर्ड पे लगा दो। वो बहुत स्मार्ट है, इतने साल से, मेरे साथ 23 साल की मेरी शादी है। शी नो एवरीथिंग अबाउट मी, कि उसको सब पता है कि ये किस सुर में बोलता है, जब कहाँ बोलता है, तो क्या करना है। तो मैंने वो एक स्टेटमेंट जो था वो रिकॉर्ड कराया कि मुझे ये यहाँ नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट में है, आई डिडंट वांट मी टेस्टिफाई अगेंस्ट जाबिर मोतीवाला, और ही इज़ इनोसेंट, और उन्होंने उनके खिलाफ जो है वो चार्जेस जो हैं ये सारे भोंडे हैं। वो चार्ज मैंने वो रिकॉर्ड करा के, उर्दू में रिकॉर्ड करा के, वो इंग्लिश में जो सुन भी रहा उनकी समझ में नहीं आएगा, बाय द टाइम वो ट्रांसलेट करेंगे वो वाइफ के पास तो पहुंच गया होगा। उन्होंने वो रिकॉर्डिंग जो थी सारी राइट अवे दीपक को, उनके लॉयर को भेजी, और दीपक टुक दैट रिकॉर्डिंग टू जज के सामने लेके गया, बोला ये आया था यहाँ टेस्टिफाई करने के लिए, ये इसका टिकट है, यहाँ से उसको डिपोर्ट किए गए, पेपर है उसके, ही इज टू कॉल द पेपर वर्क जो वहाँ से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो था वो उन्होंने उस वक्त तक ले लिया था। तो वो सारी चीज़ लेके गए, और उन्होंने जज के सामने कहा, और जज ने जाबिर भाई को बेगुनाह करके रिलीज कर दिया एक्सट्रेडिशन, जो कि जिंदगी के अमेरिका की तारीख में पहली एक्सट्रेडिशन है जो जो कामयाब नहीं हुई है, यानी इन द हिस्ट्री ऑफ अमेरिकन कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी आदमी एक्सट्राडाइट की जो इन्होंने ट्राई किया, और वो, सो देन लकीली जाबिर भाई अब्दुल्ला रिलीज हो गए, और वो ही वेंट बैक। और मुझे उसके बाद जो था, उन्होंने चार्ज रिटेलिएशन के बजाय उन्होंने मुझे ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस, थ्रेटनिंग टू FBI, थ्रेट टू द नेशनल सिक्योरिटी करके उन्होंने 3 चार्ज मुझ पर बनाए। और मुझे इनिशियली उन्होंने मुझे 30 ईयर्स के लिए कहा था, पर वो 30 ईयर्स उन्होंने दिए नहीं, क्योंकि मेरा लॉयर बहुत अच्छा था, जेफरी चैब्रो, वन ऑफ द वेरी बेस्ट लॉयर्स, वेरी एक्सपेंसिव लॉयर, फ्रेंच जूइश लॉयर। तो उसने फिर ये फाइट किया, और उसने निगोशिएट करते करते, क्योंकि प्रूफ तो इनके पास नहीं थे, लेकिन उसने मुझे ये भी कह दिया था कि ये समझना कि तुम्हें छोड़ेंगे तुम्हें नहीं, तुमने जो जाबिर वाला काम किया है ना, यू नॉट गोना गो होम, सो आई निगोशिएट टू 30 टू, उसने फिर 7 साल पे जो है वो प्ली एग्रीमेंट मेरा, मैंने आई प्लीड गिल्टी टू 7 ईयर्स इन फेडरल प्रिजन। 7 साल की मुझे जेल हो गई, मैक्सिमम सिक्योरिटी। 7 साल से मुझे जो पहला साल जो था वो मुझे उन्होंने सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा। एक साल जो था उन्होंने डार्क रूम में मुझे, बिल्कुल वो कुत्ते की तरह अंदर डाल देते हैं, अंधेरा कमरा था, छोटा सा, 8 फुट बाय 8 फुट बाय 11 फुट का कमरा था, छोटा, उसमें साथ में बिस्तर बिस्तर कुछ नहीं, कंक्रीट का स्लैब होता है, अंधेरा रहता है वहाँ पे, और वो अंदर सैंडविच फेंकते हैं, सिर्फ आपको दिन में 2 सैंडविच खाने को मिलते हैं, और एक पानी की बोतलें फेंकते हैं अंदर तो, और वहीं पेशाब करने की जगह होती है वो, मीन उसका फ्लश सिस्टम भी इतना अच्छा नहीं होता, दे स्मेल लाइक ऑल, जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं वो स्मेल लाइक। सो खैर, मैं बहुत उस वक्त मैं बहुत डिसहार्टेड था कि मैं आई एम नॉट गोना मेक है, जाहिर बात है, मुझे पता नहीं था कि मुझे 1 साल के बाद, मैं समझा कि मुझे 7 साल यहाँ करने पड़ेंगे। सो वो 1 साल उस प्रिजन के बाद दे मूव मी टू फ्लोरिडा, जो प्रिजन है, जो नॉर्मल जिसको हम लोग कहते हैं जनरल पॉपुलेशन, वो जनरल पॉपुलेशन में उन्होंने मूव किया मुझे। और वहाँ भी खैर लकीली मैं स्पेनिश चूँकि बोलता हूँ, तो वो स्पेनिश गैंग्स थे, सरानियोस वगैरह से मेरी अच्छी डीलिंग हो गई, और दे प्रोटेक्टेड मी। वरना वहाँ रेप वेप बहुत आम होता है, मार देते हैं, छुरियाँ भी चलती हैं, इट्स अ हेल होल, इट्स नॉट अ जोक, वो एवरी डे कोई ना कोई ड्रामा हो रहा होता है वहाँ पे। सो मेरी बैकिंग सरानियों थी, फिर मुस्लिम ब्रदर्स जो थे वहाँ के, कॉलेज मुसलमान की अपनी ऑर्गेनाइजेशन है, तो दे प्रोटेक्टेड, एंड सरानियों के साथ अच्छी मेरी बैकिंग हुई, दे वर बोथ वेरी स्ट्रांग। तो इस तरह मैंने अपने आप को प्रोटेक्ट किया, और
मैंने जेल में फिर जो सारी चीज़ें थी उसको किताब लिखी है मैंने, इट्स गोना बी रिलीज इंशाल्लाह इन दिसंबर, जेल में जो मैंने बुक लिखी है। और फिर उसके बाद एक और स्पेनिश लॉयर वहाँ पर आया, इक्वाडोरियन लॉयर था, जिसने मुझे कहा कि मैं अपील करता हूँ जज के सामने, क्योंकि मैं भी जेल में काम भी कर रहा था, यूज्ड टू वर्क, पढ़ भी रहा था, एंड मैं किसी ट्रबल में नहीं आया। तो उसने जज को ये लिखा कि मेरा जो मॉरल और यानी सारी चीज़ें जो आई वाज डूइंग बाय द बुक, सो प्लीज़ रिड्यूस माय सेंटेंस। तो जज ने 2 पॉइंट डिडक्शन करके मुझे 6 साल, यानी 7 साल को 6 साल कर दिया। तो वो जब एक तो गुड बिहेवियर का 1 साल उन्होंने कम किया, फिर उसके बाद गुड बिहेवियर के बाद उन्होंने जो था वो सेंटेंस रिडक्शन के बाद उन्होंने 1 साल मेरा और रिड्यूस करके मुझे, मैं 4 साल टोटल जेल में रहा। उसके बाद आई गॉट रिलीज, तो फिर मुझे तकरीबन 2 महीने हुए गिव और टेक जेल से बाहर निकले हुए। तो उसकी कंडीशन एक ये भी है कि 3 कंडीशन, जो मेन कंडीशन ये है मेरे रिलीज की, मैं प्रोबेशन पे हूँ अभी। एक तो मेरी सारी जिंदगी जो है वो मॉनिटर करेंगे, मेरी सारी कम्युनिकेशन जितनी भी होती है इंक्लूडिंग माई क्लाउड, और मेरी बीवी का जितने भी कम्युनिकेशन, कंप्यूटर, फोन्स, जो भी कम्युनिकेशन डिवाइस में और यूज़ करता हूँ, चाहे वो टेलीग्राम हो या कुछ भी हो। पाकिस्तान आने के बाद भी आपकी कम्युनिकेशन सर्विलेंस पे होगी? ये कोशिश करेंगे। अब वो मुझे पता है कि इनका बाप भी नहीं कर सकता, मैं नहीं चाहूँ तो नहीं कर सकते, क्योंकि मेरा काम यही है। आई मीन दिस व्हाट आई डू फॉर लिविंग। तो मुझे पता है किस तरह नहीं करना। आई मीन आई नो दिस, क्योंकि डन इट फॉर माई, कोई नॉर्मल आदमी तो उसको नहीं पता। मुझे पता है कि वो क्या यूज करते हैं, तो मुझे पता है मुझे क्या यूज करना है कि वो ना यूज कर सके। तो वो तो मुझे पता है कि हाउ दे, क्योंकि IMI नंबर्स के चक्कर होते हैं, आई नो हाउ टू स्विच इट। सो ये सारा काम मैं जानता हूँ, क्योंकि मैंने सीखा ही नहीं सही है, एंड आई बीन ट्रेन्ड बाय देम। सो ये मुझे पता है। दे एग्रीमेंट तो ये है कि लाइफ टाइम के लिए, पर इनका जहां तक बस चलता है, यानी पार्ट ऑफ द डील इज, अमेरिकन जो है वो आपसे डील यही करते हैं कि लाइफ टाइम, वो लाइफ टाइम। आई से यस, मैंने मुखालफत तो नहीं, क्योंकि मुझे बाहर निकलना था, लेकिन आई नो कि हाउ टू प्रिवेंट इट एज वेल, तो मुझे उसकी मसला नहीं इंशाल्लाह। तो हाँ, टू आंसर योर क्वेश्चन, जी, इनका कहना यह है कि पाकिस्तान में भी करेंगे, जो कर नहीं सकते ये, अगर मेरे पास सही इक्विपमेंट है जो मैं लेके जाऊंगा अपने साथ, ऑफ कोर्स। नंबर 2, मैं दुनिया में कभी भी किसी भी इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए ना काम करूंगा ना हेल्प करूंगा, क्योंकि मैं ट्रेन बाय अमेरिकन एजेंसीज, एंड आई नो द पैटर्न। तो इनके लिए नुकसानदेह होगा कि अगर मैं कल जाके ईरान के साथ साइन अप कर लेता हूँ या काम शुरू कर देता हूँ, तो इट विल हर्ट देम ना, क्योंकि मुझे इनके पैटर्न पता है। जैसे पाकिस्तान में अमेरिकन एजेंट घूमते हैं, तो अब मुझे तो पैटर्न पता है कि क्या काम करते, सो आई कैन पॉइंट आउट, मैं तो सूंघ के बता देता हूँ कि ये इंटेलिजेंस वाला है, या ये फलां वाला है, या ये ऑपरेटिव है, या ये, आई कैन टेल, एंड आई नो दैट दिस इज माई जॉब। ये मेरी जॉब रही है सारी जिंदगी, 20 साल से ऊपर मैंने ये किया। सो ये एक प्रिवेंशन ये थी कि लाइफ टाइम के लिए आप कभी किसी भी नंबर 3, एक और कंडीशन ये है कि मैं सारी जिंदगी कभी भी किसी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से राब्ता नहीं करूंगा। इट मीन्स अगर जैसा कोई आदमी है वो टेररिस्ट काम में इन्वॉल्व है, क्योंकि दे उनको ये लगता है कि अगर मैं शायद रिटेलिएट पिस्ड ऑफ हो के FBI पे मैं उनको बता दूंगा कि भाई किस तरह से तुम्हें मॉनिटर किया था, तो दे कैन प्रिवेल ना। आई मीन अगर मैं बता दूं उनको कि हाउ टू प्रिवेंट, तो it'll help them. So ये conditions मेरे ऊपर लगा के here I am and waiting for my clearance, जब मुझे क्लियर कर देंगे then I leave to Pakistan. आपने अमेरिका को बचाने के लिए कई बार अपनी जान को खतरे में डाला। सबसे ज्यादा गुस्सा किस बात पे आया था जेल में? मेरे दिल में ये नहीं था कि मैं अमेरिका के लिए कर रहा हूँ। अमेरिका क्या होता है, मीन व्हाट इज इट फॉर मी, इट वाज मनी, पैसा, लाइफस्टाइल। आप बहुत से लोग सोच भी नहीं सकते ना जो लाइफस्टाइल मैंने जी है, पूरी दुनिया में आप ट्रैवल कर रहे हैं। एक्शन का मुझे शौक था, आई गेट द ऐसा। और हर आदमी जो सुबह जॉब पे जाता है वो गालियां देता हुआ दफ्तर से जाता है, यार आज काम मैं जब अपने ऑफिस जाता हूँ तो आई एम स्माइलिंग, क्योंकि दिस इज व्हाट आई डू ना, मुझे तो पसंद है ये, दिस व्हाट। सो बहुत कम लोग दुनिया में, बहुत खुश नसीब लोग होते हैं जिनको ऐसा काम मिले जिनको, जो उनको पसंद होता है, और ऐसा होता नहीं है दुनिया में। दिस माई फील्ड, मैंने पढ़ा भी यही, सीखा भी यही। तो उसके बाद आई गॉट टू वर्क, और उसके बाद आप पूरी दुनिया में जाते हैं, इतना ट्रैवल, बीन टू 70 कंट्रीज। थाईलैंड में भी मेरा घर है, मेरा दुबई में भी घर है। मैं कहीं भी चला जाऊं तो इट फील्स वेरी स्पेशल। तो पैसा, गाड़ियाँ, घर, लाइफ आपकी, आई मीन अमेजिंग लाइफ। सो मेरा मोटिवेशन वाज, अब हर किसी का ख्वाब नहीं होता कि मैं, आई वाज लाइक ओके आई हैव अ गुड लाइफ। तो ये नहीं था कि मैं कोई ताज बरतानिया का या अमेरिका का वफादार हूँ। तो मुझे गुस्सा तो नहीं था, मुझे अफसोस था। मुझसे जो कुछ चला गया मुझे उसका अफसोस नहीं था, ना अफसोस है अभी भी। मुझे जेल हो गई तो मेरे पास ऑन द मैं क्या मेरे पास ऑप्शन नहीं था कि मैं बयान वापस ले लेता, बोलता मैं कर लूँ, या मेरे पास ऑप्शन था, मेरे पास 3 दफा ये लोग आए, डिड यू चेंज योर माइंड, चेंज माई माइंड। जेल में मुझे वापस, जब मैं निकलने वाला था, निकलने से पहले 6 महीने पहले जब मेरे रिलीज से मेरे पास आए कि डिड यू चेंज योर माइंड एंड इफ यू वांट टू डू इट यू स्टिल वेलकम, नोप आई एम नॉट गोना डू इट, आई एम गोइंग होम।
तो आई चूज दैट। तो ये जेल, ये कह लीजिए कि मैंने अपने मर्जी से लिया है। तो मुझे गुस्सा किसी चीज़ का नहीं था, और इतने साल मैं $700 इस मुल्क में लेके आया था। जो लाइफ मैंने गुजारी है वो शायद बहुत कम लोग तसव्वुर कर सकते हैं, उस लाइफ को सोचने का भी। तो इट्स नॉट मच टू इट। इसका कोई फायदा या नुकसान ऐसा, मुझे मुझे नुकसान ऐसा नहीं हुआ कि ये, इट्स नॉट अ लॉस। आई थिंक इट्स, ये द प्राइस आई पेड फॉर व्हाट आई डिड। आई डू इट। अगर मुझे दोबारा भी हुआ ना ये, तो आई डू इट अगेन, और मुझे 5 दफा भी करना पड़ा तो आई डू इट 5 टाइम। मुझे रिग्रेट नहीं है इसका, एंड आई एम नॉट एंग्री एट एनीथिंग। ये इन्होंने दिया था, इन्होंने ले लिया, आई एम ओके विद इट। आप जैसी बातें कर रहे हैं कि आप तो एफबीआई के लिए थ्रेट बन गए हैं, दुनिया की सबसे पावरफुल एजेंसी आपको छोड़ देगी क्या? बिल्कुल सही सवाल किया आपने। हम थ्रेट से ज़्यादा इनको फिक्र जो है। मेरी 2 हेयरिंग हुई हैं जेल में जाने के बाद, क्योंकि मैंने जियो न्यूज़ को एक चीज़ लीक कर दी थी, जो कुछ फाइल्स लीक कर दी थी, तो मेरी हेयरिंग हुई थी उस पर। तो ये मुझे दोबारा और सजा दे रहे। एफबीआई को जान, जाहिरी बात है, जान को तो खतरा होता है, ये लोग इतनी आसानी से छोड़ते नहीं हैं। लेकिन चूंकि मेरा नाम और काम ये लोग जानते हैं बहुत अच्छी तरह, और दुनिया में भी फैला हुआ भी है, और मुल्कों में भी जानते हैं, तो ये मैं थोड़ा सा मुश्किल मसला हूँ। दूसरा ये कह लीजिए, मुझे माँ बाप की दुआ भी है शायद, तो मैं इतनी इतनी दफा बचा हूँ। तो खतरा, जी, खतरा मुझे ना सिर्फ अमेरिका से है, बल्कि खतरा मुझे उन लोगों से भी है जिन्होंने नुकसान बचा है। जैसे जो इटालियन माफिया नहीं छोड़ती, या जो ये रशियन माफिया वाले, या MS-13 वाली और ऑर्गेनाइजेशन, लाइक बहुत लंबी लिस्ट है। क्या अलकायदा मुझे, क्या आपके ख्याल में कल मुझे रोड पे चलने दे कि जितना डैमेज मैंने अलकायदा को किया है, वो उस मुझे थ्रेट है। तो उनको ये, FBI को ये तो पता है कि मेरे जाने के बाद इस तरह भी बम्पी राइड, यानी मुझे हैव टू फेस ऑल दैट। यानी शायद वहां जाके इटालियन माफिया को तो फेस करना नहीं पड़े, लेकिन आइसिस खुरासान है वहां पर, जो कि दे आर वेरी एंग्री विद मी। आपके पास तालिबान है, द TTP, जो कि नॉट वेरी हैप्पी विद मी। अदनान रशीद ग्रुप वाले जो जो लोग थे वहां पे बचे हुए, दे आर वेरी स्ट्रांग, मुझे पता है। आई मीन ऑफ कोर्स आई वर्क। अलकायदा का जो अब नेक्स्ट डोर अफगानिस्तान में बहुत इन्फ्लुएंस है, पाकिस्तान ने, उनके पास बहुत अच्छे नेटवर्क्स हैं, एंड आई नो दैट वेरी वेल। तो वो मेरे आने के बाद तो जारी बात है, आई एम अ फेयर गेम टू देम, एंड आई डोंट ब्लेम, ठीक है, आई विल डू द सेम थिंग। तो FBI को ये शायद होगा थोड़ा सा सुकून के ये शायद उसको मार तो देंगे वहां पर। उनको खतरा ये है, सबसे ज्यादा कंसर्न ये है कि मैं पाकिस्तान जाके किसी की मदद ना करूं, क्योंकि आई नो इट ऑल। तो इट विल बी वेरी हार्ड फॉर अमेरिकन्स टू ऑपरेट इन पाकिस्तान इफ आई डिसाइड टू हेल्प आउट हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट है या हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी है। इफ आई स्टार्ट शेयरिंग व्हाट आई हैव विद देम, देन बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अमेरिकन्स टू ऑपरेट आर देयर। कामरान फरीदी 23 साल बाद ये सब बातें क्यों कर रहे हैं, एफबीआई और अमेरिका के खिलाफ? बहुत से लोग सोचते हैं कि ये क्यों कर रहा है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि वाई एम आई डूइंग व्हाट आई एम डूइंग, यानी क्यों खुल के बोल रहा है या अमेरिका के खिलाफ या फलाना के खिलाफ। तो उसकी एक वजह यह है कि वाई नॉट, आई मीन मुझे ऑलरेडी ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस का चार्ज लग चुका है, सो नथिंग दे कैन डू एनी मोर टू मी। सो अगर मैं बोल रहा हूँ, एंड इफ दे आर एंग्री, आई एम हैप्पी दे आर। सो मुझे किसी से कोई खास अगर अमेरिकन की फीलिंग हर्ट होती है तो आई डोंट रियली केयर। मुझे ये ज़रूर होता है कि मेरे अपने लोग जो हैं वो कभी, या किसी किसी पे शक करना, या किसी के किरदार पे या किसी के काम पे शक करना, ये थोड़ी सी नीच और गिरी हुई हरकत होती है। डोंट डू इट अनटिल अनलेस आपको एग्जैक्टली पता हो। मेरी जैसा मैंने कहा कि जो मैंने किया, या पाकिस्तान के लिए, या पाकिस्तान, मैं नहीं समझता कि मैंने पाकिस्तान के लिए कुछ किया, मैंने अपने लिए किया। वो मुझे, मैं वहां से रहा हूँ, मेरा मुल्क है, मुझे जाना है, तो वो मैंने अपने लिए किया। तो कहा आई वांट टू गो बैक देयर। मेरे पास ऑप्शंस हमेशा से एक से ज़्यादा हैं। मेरे पास सऊदी अरब से ऑफ़र है, और मेरे पास टर्की से ऑफ़र आई हुई है। मेरी टर्किश गवर्नमेंट ने ऑफ़र की थी कि आप यहाँ पर आ जाइए। जैसे मैं जेल से निकला था, दे कॉन्टेक्ट माई वाइफ कि दे वांट मी। और जिस काम में मैं हूँ, अम, बहुत कम लोग होते हैं जो इस तरह जाके किसी और मुल्क में, क्योंकि मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है कि मैं जाके, या कि आज मैं चाहूँ तो रशिया या ईरान या तुर्की या और ऐसे 10 मुल्क हैं जहाँ पे मैं जाके ये काम कर सकता हूँ। इवन सऊदी अरेबिया, आई बीन अप्रोच बाय सऊदीज कि मैं जाके इफ वांट टू हेल्प आउट, क्योंकि दे हैव सम डोमेस्टिक इशू, दमाम वगैरह के जो उनके इश्यूज हैं वहाँ के, एंड आई नो दैट रीजन, मैंने वहाँ पहले काम किया हुआ है। मेरी वाइफ रियाद में पढ़ाती थी, एंड शी हैव वेरी गुड रिलेशन विद सम फैमिलीज ओवर देयर एज वेल। सो मेरी चॉइस है ये पाकिस्तान मेरा सज़ा नहीं है। तो मेरे लिए आई थिंक इट्स एन ऑनर टू बी देयर, एंड इफ आई कैन हेल्प आउट बाय एनी मींस, सो आई डेफिनेटली विल। सो
जस्ट बी जेंटल एंड काइंड, दैट्स ऑल आई गॉट टू से। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने टाइम दिया। ये थी कामरान फरीदी की कहानी जो हमने आपको सुनाई। अब आप ही बताइएगा कि कामरान फरीदी कराची के 90s के डॉन थे या FBI के डबल एजेंट या पाकिस्तान के हीरो? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय का जरूर इजहार कीजिएगा।